नमस्कार मित्रों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। अपने ऑर्गेनन की सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 16 के ऊपर। क्या कहना चाहते हैं मास्टर हनीमैन, हम क्या समझे हैं अब तक, और हनीमैन की दृष्टि में ऑर्गेनन क्या है। हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन हम हनीमैन के एकदम करीब जाने की सोच रहे हैं कि एकदम करीब जाके कैसे देखा जा सकता है कि हनीमैन क्या कहना चाहते हैं एपोरिज्म नंबर 16 के अंदर। अगर आपको कोई प्रश्न है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो गुरुकुल होम्योपैथिक गुरुकुल.com के ऊपर जा सकते हैं, जहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनन, हम चर्चा कर रहे हैं ऑर्गेनन। ऑर्गेनन का मतलब क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, स्पेशली अ मीन्स ऑफ रीजनिंग और अ सिस्टम ऑफ द लॉजिक। एक इंस्ट्रूमेंट है, किसका इंस्ट्रूमेंट है? थॉट का, विचारों का इंस्ट्रूमेंट है, और जहां से हम क्या कर सकते हैं? सत्य को खोज सकते हैं। हमें वो देखना है कि क्या है। हमने अभी तक एपोरिज्म नंबर 9 से 15 तक देखा कि वाइटल फोर्स यानी कि जीवन शक्ति क्या है, जीवन शक्ति कैसी है, रोग का कारण क्या हो सकता है, जीवन शक्ति क्या करती है, क्यों व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, ये सब हमने देखा। लेकिन अब क्या है जो जीवन शक्ति को विकारग्रस्त करता है? ऐसा क्या है जिसके कारण जीवन शक्ति क्षीण पड़ जाती है? ऐसा क्या है जो वाइटल फोर्स को डिरेंज करता है? ऐसा क्या है जिसके कारण वाइटल फोर्स वीक हो जाता है और साइन एंड सिम्टम फेंकने लगता है? वो क्या हो सकता है? उस सत्य को जानने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है ऑर्गेनन। एपोरिज्म 16 क्या कहते हैं हनीमैन? आवर वाइटल फोर्स एज स्पिरिट लाइक डायनेमिक कैन नॉट बी अटैक्ड and affected by injurious influence on the healthy organism caused by the external inimical force that disturb the harmonious play of the life, otherwise than in a spirit like way and in like manner। क्या कहना चाहते हैं इसमें कि वाइटल फोर्स जो जीवन शक्ति है, जीवन शक्ति का काम क्या है? हमने देखा कि जीवन शक्ति क्या करती है, तो सारे ऑर्गेनिज्म को हार्मोनियस वे में चलाती है। हार्मोनियस वे का मतलब क्या होता है कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के अच्छे तरीके से काम करें। ऐसा नहीं है कि टंग बता दे कि नहीं मेरे को आज काम नहीं करना है, ऐसा नहीं चलता है। इसको हार्मनी नहीं कहा जा सकता कि मैं आज से टेस्ट लेना बंद कर दूंगी, नहीं होता है। जब तक जीवन शक्ति विकार रहित है तब तक वो हार्मोनियस वे में पूरे ऑर्गेनिज्म को चलाएगी। ऑर्गेनिज्म मीन्स शरीर के सारे अंग, सारी सिस्टम, माइंड, बुद्धि और एनर्जी, सब कुछ आ जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इन सब के अंदर हार्मनी रहेगी। लेकिन कुछ है, कैसा है? जो इंजूरियस है, एक्सटर्नल है। कुछ ऐसा है जो एक्सटर्नल है, मतलब शरीर का नहीं है, जो बाहर से आता है। एक्सटर्नल इनिमिकल फोर्स, इनिमिकल का मतलब जो दुश्मन है, जो नुकसानदेह है, जो नुकसान कर सकता है, ऐसा कुछ फोर्स है। और वो फोर्स आके पहले क्या करता है? हार्मनी डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? जो ये हार्मोनियस प्ले ऑफ लाइफ है उसको डिस्टर्ब करता है। इसीलिए रोग आने से पहले क्या होता है? मुझे आज मजा नहीं है, वो मजा चला जाता है। हम बोलते हैं ना कि हमने चर्चा किया था वाइटल फोर्स के दौरान कि आनंद है वो अंदर की अनुभूति है। और आनंद कब आता है? जब हार्मोनियस प्ले ऑफ लाइफ चलता है, सब कुछ एकदम अच्छे से होता है, तब वो आनंद चलता है। और कोई ऐसा फोर्स आ गया जो अफेक्ट कर रहा है, तो वो पहले क्या करेगा? आनंद चला जाएगा, आज मजा नहीं है। इट इज इनिशिएशन, इनिशियल स्टेज। शुरुआत में क्या होगा? वो मजा चला जाएगा, वो आनंद चला जाएगा। धीरे 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 डायनेमिक डिरेंजमेंट आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब होगी। मतलब डॉक्टर साहब मुझे है ना पहले हर रोज सुबह को उठते ही शौच जाना पड़ता था, लेकिन पिछले 7-8 दिनों से है ना मुझे 2-3-4 दिन में एक बार जाना पड़ता है और हार्ड हो जाता है। तो ये क्या था? जो हार्मनी चल रही थी वो हार्मनी डिस्टर्ब हो गई है। मतलब पहले आनंद चला जाएगा,
और आनंद के बाद दूसरे सिम्टम्स कहाँ मिलेंगे आपको? जनरल्स के ऊपर। वो जनरल मेंटल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डिसीज शुरू हो रहा है तो इट इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिसीज, स्लाइटेस्ट एरर इन द डाइट एंड रिजिमेन। वो आगे आएगा जब हम हनीमैनियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज की बात करेंगे तब। लेकिन हनीमैन यहाँ पे समझा रहे हैं कि वाइटल फोर्स पहले जब उसकी हार्मनी डिस्टर्ब होने लगती है तो पहले उसका आनंद चला जाता है। आज मुझे मजा नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, फिर भी मुझे मजा नहीं है। उसको हनीमैन ने क्या बताया? इट इज इनडिस्पोजिशन। उसकी हार्मनी डिस्टर्ब हुई है, थोड़ा कुछ विकार आया है, तो क्या करना चाहिए? मैंने कल 10 गुलाब जामुन खा लिए थे और सुबह में मेरे को 3 बार जाना पड़ा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ेगी? हनीमैन क्या बताते हैं? हार्मनी डिस्टर्ब हुई है, मजा नहीं है ना, मुझे 3-4 बार जाना पड़ा, लूज मोशन हो गया। लेकिन क्या क्यों हुआ? क्योंकि कुछ स्लाइट चेंज हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है? और कुछ चेंज करना है। मैंने बहुत फैटी खा लिया था तो उपवास कर दूंगा, आज खाना नहीं खाऊंगा तो दूसरे दिन में फिर से मेरा हार्मनी अच्छा हो जाएगा। तो वहां पे मेडिसिन की इतनी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हार्मनी सिर्फ डिस्टर्ब ही हुई है, आनंद चला गया है। जैसे ही हार्मनी बैठेगी आनंद आ जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्यूट डिसीज? सडन ऑनसेट। यस, वेरी गुड। टर्मिनेट इनटू डेथ और रिकवरी। हम एक्यूट डिसीज को यहीं से पढ़ते हैं कि कोई भी डिसीज है, आइदर वो है कुछ दिनों के बाद अपने आप अच्छा हो जाता है और आइदर पेशेंट खलास हो जाता है, उसी को एक्यूट डिसीज कहा जाता है। मालूम चल रहा है? तो हमारे गुरु हमें कह रहे थे कि बेटा अगर पेशेंट को क्रॉनिक डिसीज का ट्रीटमेंट शुरू है तब उसे एक्यूट कंडीशन आते हैं तो बने उतना मेडिसिन मत दो। क्यों? अगर लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन है देन यू हैव टू ट्रीट। लेकिन आपका जो क्रॉनिक केस आपका चल रहा है, आपने कुछ मेडिसिन उनको दिया हुआ है, उसका एक्शन चल रहा है, वो क्या करेगा? मेडिसिन हार्मनी को बिठाने का प्रयत्न करेगा, ट्राई करेगा। और एक्यूट डिसीज में ज्यादातर क्या होता है? आपने कौन कौन से एक्यूट डिसीज आपको मालूम है जिसके ज्यादा से ज्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं? फीवर, कफ, कोल्ड, कोराइजा, गैस्ट्राइटिस, डायरिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और इवन इरप्टिव फीवर्स, वन टाइप ऑफ। और पेशेंट आपके पास आया मायोकार्डियल इन्फेक्शन लेके, एमआई लेके, तो इट इज एक्यूट ना, लेकिन यू हैव टू ट्रीट। लेकिन इन सब एक्यूट डिसीज का आप स्टडी करेंगे तो ये एक्यूट डिसीज है ना, ज्यादातर जनरलिटी को अफेक्ट करते हैं। क्रॉनिक डिसीज ज्यादातर एक लोकेशन के ऊपर, एक पार्ट के ऊपर अफेक्ट करेंगे। मालूम चल रहा है? एक्यूट डिसीज जनरलिटी के ऊपर अफेक्ट करेंगे और डिस्चार्ज में फेरफार होगा, डिस्चार्ज में दिक्कत होगी, या डिस्चार्ज बढ़ेगा या डिस्चार्ज घटेगा। मालूम चल रहा है? सो आपने उनको मेडिसिन दी हुई है, वो हार्मनी बिठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और हार्मनी बिठाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो जनरलिटीज के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ चेंज मिलेगा। सो अगर क्रॉनिक डिसीज की ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं और उनको एक्यूट आ रहा है तो इट इज गुड साइन। इवन एमआई के अंदर भी प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन आपको मिलेगा, डिस्चार्ज वहां भी निकलता है। मालूम चल रहा है? सो अगर स्लाइटेस्ट एक्यूट है, सर्दी जुकाम में कोई मर जाने वाला है, वो डेथ में कभी जाने वाला ही नहीं है ना। मालूम चल रहा है? सो वहां पे पोटेंसी अगर हम बात कर रहे हैं तब की जब वो पेशेंट आपकी ट्रीटमेंट के अंडर है, तो उसको कोई मेडिसिन दिया हुआ है और उसके बाद एक्यूट डेवलप होता है, तो अगर ऐसे ही एक्यूट आया तो यू हैव टू ट्रीट। हमें उसको टोटालिटी बनाना है, PQRS निकलना है, टोटालिटी बनाओ और दवाई दे दीजिए, बात खत्म। लेकिन अगर क्रॉनिक ट्रीटमेंट के अंडर है और उसको एक्यूट आता है तो पहले तो उसको लास्ट एपोरिज्म का यूज कीजिए। क्या है लास्ट एपोरिज्म ऑर्गेनन का? उसको कहिए आपको जुकाम हो गया है,
बाम रब कीजिए, बाथ ले लीजिए, स्टीम ले लीजिए, मतलब ऐसी चीजें जो नॉन मेडिसिनल हैं, ऑक्सिलरी मेथड्स, वो एडवाइस कीजिए। अगर उससे भी अच्छा नहीं होता है तो यू हैव प्रिस्क्राइब मदर टिंचर्स और मेडिसिन इन लोअर पोटेंस, स्पेशली मदर टिंचर। सर्दी जुकाम में हम क्या करते थे, सर्दी हुई है, क्या कर बेटा एक काम करो, तुलसी वाला काढ़ा बना के पी लो। वो क्या है, क्योंकि मदर टिंचर्स की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा होती है, डायनेमिक इफेक्ट कम होती है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि मदर टिंचर्स की इफेक्ट नहीं होती है, डायनेमिक इफेक्ट नहीं होती है, ऐसा नहीं है, उनकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा होती है। पहले तो ऑक्सिलरी मेथड से ही ट्रीट कीजिए, उससे अच्छा नहीं हो रहा है तो ऐसे मदर टिंचर्स का यूज कीजिए, और उसके बाद भी अगर आपको जरूर लगे देन यू हैव टू यूज पोटेंस। ये अनुभव है, बहुत सालों का, वर्षों का अनुभव है कि अगर क्रॉनिक डिसीज ट्रीट करते हुए एक्यूट आता है तो इट इज गुड साइन, मायाजम डिलोड हो रहा है, आपका बॉडी मायाजमेटिक लोड को घटा रहा है। क्लियर हो रहा है? सो वो क्या है, इनिमिकल फोर्स है जो पहले हार्मनी को डिस्टर्ब करता है। अब पहले युद्ध हुआ किसका, वाइटल फोर्स और जो डिसीज फोर्स यानी कि मायाजम है, इन दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद माया वाइटल फोर्स ने यानी कि रोग शक्ति को, वाइटल फोर्स यानी कि प्राण शक्ति ने रोग शक्ति को कहा कि एक काम कीजिए, आप है ना मेरी स्किन के ऊपर एक्जिमा बन के रह जाइए। स्किन आपको दिया, एंकल का स्किन आपको दिया, तो वहां पे एंकल के स्किन के ऊपर एक्जिमा आ गया। अब आपने उनको कोई भी ट्रीटमेंट शुरू किया, तो ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद क्या होता है, राजा छत्रसाल थे जिनको दुश्मन सेना ने घेर रखा था, उन्होंने अपनी बेटी मस्तानी को भेजा, जाओ पेशवा बाजीराव से मदद लेके आओ। तब तक छत्रसाल कोई युद्ध नहीं कर रहे थे, द्वार बंद करके बैठे हुए थे, बाहर भले दुश्मन बैठे हैं, हमें पेशवा की मदद आने दो फिर देख लेंगे। जैसे ही पेशवा की मदद आई, छत्रसाल ने द्वार खोल दिए और हमला बोल दिया। यानी कि युद्ध पहले भी हुआ था, तब छत्रसाल किले के अंदर बंद हो गए थे। युद्ध बाद में भी हुआ, छत्रसाल किले के बाहर आए और पूरे अपने जो क्षेत्र है उसके ऊपर अधिकार जमाया। तो मेडिसिन देने के बाद भी युद्ध होगा वाइटल फोर्स और मायाजम के बीच में। तो इसीलिए अगर मेडिसिन देने के बाद डिस्चार्ज बढ़ा है कहीं से भी, देन इट इज गुड साइन। मेडिसिन देने के बाद अगर एक्यूट्स आए हैं, देन इट इज गुड साइन। क्योंकि युद्ध चल रहा है, मदद मिल चुकी है, पेशवा आ चुके हैं। क्लियर हो रहा है? मदद मिल गई तो फिर से युद्ध शुरू हुआ। तो आप देखेंगे कि हमें बताया जाता है कि अगर आप क्रॉनिक केस का फॉलोअप लेते हैं, ऑल कंप्लेंट स्टेटस क्यू है, तो जनरलिटी में जाके देखिए कि कहीं से कोई डिस्चार्ज बढ़ा, इवन स्लीप बढ़ी, कोई भी जनरलिटी में कहीं पे भी इंप्रूवमेंट है। क्यों जनरलिटी में इंप्रूवमेंट आता है? क्योंकि हार्मनी को सेट करना है तो हार्मनी जनरलिटी से ही सेट होगी, वहां पे पर्टिकुलर का रोल बहुत कम है। So that external inimical force that disturb the harmonious play of the life, otherwise then in a spirit like way and in like manner। अब इसका मतलब क्या होता है कि राजा छत्रसाल थे तो उनके ऊपर हमला किसने किया था? किसी छोटे से सैनिक ने नहीं किया होगा ना। छोटा सैनिक उनके सामने टिक ही नहीं पाता है, उसकी इतनी पहुंच ही नहीं है कि वो छत्रसाल के ऊपर हमला कर सके। किसने किया था? या तो वो दूसरा राजा होना चाहिए या तो दूसरे राजा का सेनापति होना चाहिए। और यही हमारा वाइटल फोर्स और मायाजम का कॉन्सेप्ट है। हनीमैन क्या बताते हैं कि वाइटल फोर्स कैसा है? एपोरिज्म नंबर 9 के अंदर हम समझे, डायनेमिक स्पिरिट लाइक ऑटोक्रेटिक। वाइटल फोर्स ऐसा है ना, तो सामने उसका दुश्मन भी कैसा होगा? डायनेमिक स्पिरिट लाइक ऑटोक्रेटिक। मालूम चला? राजा से राजा युद्ध करेगा, वहां पे सैनिक उससे युद्ध नहीं कर सकते। ये किसकी बात है? अपने शरीर के अंदर की। जो डायनेमिक है उसके साथ डायनेमिक ही युद्ध करेगा, जो डायनेमिक है उसको डायनेमिक ही कम या बढ़ा सकता है। और इसीलिए आप जब महाभारत के
युद्ध में जाएंगे, तब भीष्म पितामह ने वहां पे युद्ध के नियम बनाए थे और कुछ ऐसे ही नियम थे। रथी के साथ रथी युद्ध करेगा, महारथी के साथ महारथी युद्ध करेगा, अतिरथी के साथ अतिरथी युद्ध करेगा। अगर महारथी है तो वो सैनिकों के ऊपर और रथी के ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। और सेम हम अब उपनिषदों की बात करें तो एक ही वाक्य उपनिषद में दिया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मालूम चल रहा है, जो शरीर के अंदर है, एक सेल के अंदर है, वही नियम ब्रह्मांड के अंदर है। और हम उस भूमि के संतान है जिन्होंने इस ब्रह्मांड के नियमों का अभ्यास करके इनको डे टू डे लाइफ के अंदर अप्लाई किया था। हम भूल चुके हैं, वो बात अलग है। मालूम चला, हम अभी के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो अगर चुनाव एमपी का हो रहा है, यानी कि सांसद का, तो वहां से किसी भी पक्ष के जो कैंडिडेट खड़ा रहेगा वो सांसद के सामने सांसदी का ही चुनाव लड़ेगा। सांसद के सामने एमएलए का चुनाव नहीं होगा, एमएलए के सामने एमएलए का चुनाव होगा, सरपंच के सामने सरपंच का चुनाव होगा। मालूम चल रहा है, हायरार्की है ना। तो डायनेमिक के साथ जो भी रिएक्शन करेगा वो कौन करेगा? डायनेमिक ही करेगा। वहां पे मटेरियल डायनेमिक के साथ रिएक्ट कर नहीं सकता। हनीमैन ये बात हमें समझा रहे हैं। और एपोरिज्म 15 के अंदर हमने जो समझा है मटेरियल कॉज ऑफ द डिसीज, हनीमैन वहां पे कंडेम कर रहे हैं कि कोई मटेरियल कॉज नहीं होता है डिसीज का। डिसीज का कॉज भी कैसा होना चाहिए? डायनेमिक ही होगा। और एपोरिज्म नंबर 16 के अंदर हनीमैन उसको प्रमाणों के साथ साबित कर रहे हैं। हनीमैन तर्क दे रहे हैं कि क्यों मैं मना कर रहा हूं कि डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट मटेरियल नहीं हो सकता। क्लियर? ऑल सच मॉर्बिड डिरेंजमेंट। मॉर्बिड डिरेंजमेंट का मतलब क्या? मॉर्बिड का मतलब ऐसा जो डिसीज या रोग या मृत्यु पैदा करे, उसको क्या बोलते हैं? मॉर्बिफिक एजेंट और मॉर्बिड। और डिरेंजमेंट का मतलब कम होना। देयर इज मॉर्बिड डिरेंजमेंट, मतलब ऐसा डिरेंजमेंट, ऐसी जीवन शक्ति कम हुई है जो हमें मृत्यु की या रोग की ओर ले जाती है। जब तक जीवन शक्ति कम नहीं होगी तब तक मृत्यु और रोग नहीं आ सकते हैं। सो मॉर्बिड डिरेंजमेंट का मतलब हनीमैन का क्या होता है? डिसीज। हनीमैन वही कहते हैं, डिसीज का मतलब प्राण शक्ति कम होना, प्राण शक्ति क्षीण होना, वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट होना। डिरेंजमेंट मतलब कम हो जाना, विकारग्रस्त होना। और मॉर्बिड मतलब ऐसा जो रोग या मृत्यु की तरफ ले जाए। कैन नॉट बी रिमूव्ड it by the physician in any other way than by the spirit like dynamic। अब राजा छत्रसाल के ऊपर हमला हुआ, दुश्मन राजा या दुश्मन राजा के सेनापति ने राजा के कहने पे हमला किया, ठीक है। अब हमला हुआ तो राजा छत्रसाल सहायता किससे मांगेंगे? दूसरे राजा या दूसरे राजा के सेनापति से ना। वो ऐसे कहेंगे एक काम करो, अपने जितने भी एक काम करो, नजदीक के गांव में जाओ और किसानों को बोलो हमें मदद करें। वो मदद करेंगे भी किसान, लेकिन उनकी मदद यहाँ पे काम आएगी। अगर वो बोले कि अपने बाजू के क्षेत्र में जाओ, जितने भी व्यापारी हैं जो बिजनेस करते हैं, सब बिजनेसमैन को बोलो हमें मदद करें, वो बिजनेसमैन मदद करेंगे, लेकिन वहां पे धन की आवश्यकता नहीं है, सेना की आवश्यकता है। तो बिजनेसमैन की मदद काम आएगी? वहां पे नहीं आएगी। वहां पे मदद किसकी चाहिए? दूसरे राजा या सेनापति की। इसीलिए छत्रसाल महाराज ने क्या किया? मस्तानी को भेजा पेशवा बाजीराव के पास, जो छत्रपति के सेनापति, छत्रपति साहू महाराज। मालूम चल रहा है? तो आपका वाइटल फोर्स डायनेमिक है, जो स्पिरिट लाइक है, जिसको इंद्रियों से पर है। वाइटल फोर्स को ना छुआ जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना टेस्ट किया जा सकता है, ना उसको हवा सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगा सकता है। वो क्या है? वो वाइटल फोर्स है ना, मतलब हमारी पहुंच से दूर है, वो डायनेमिक है, वो एनर्जी लाइक है। अब सामने वैसे ही जो विकार हैं, जो वाइटल फोर्स को विकार कर रहे हैं, जो रोग शक्ति है, प्राण शक्ति कैसी है? डायनेमिक है। तो रोग शक्ति भी कैसी है? तो मायाजन को भी ना सूंघा जा सकता है, ना टेस्ट किया जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है। ना ही अग्नि मायाजन को जला सकता है, ना ही जल भिगा सकता है, ना ही हवा सुखा सकती है, ठीक है। दुश्मन दोनों डायनेमिक हैं। तो अब जिसको मदद चाहिए वो कैसा होना चाहिए? डायनेमिक ही होना चाहिए ना। तो हमारी दवाई भी कैसी होनी चाहिए? वैसी ही होनी चाहिए।
तो अब इनको मदद चाहिए छत्रसाल महाराज को उस सेनापति या राजा के विरुद्ध, तो उनको मदद भी किसी राजा या सेनापति से ही मिलनी चाहिए, तभी वो मदद काम आएगी और तभी छत्रसाल महाराज युद्ध जीत पाएंगे। सो हनीमैन यहाँ पे कहते हैं कि अगर डिसीज वाइटल फोर्स डायनेमिक है, डिसीज भी डायनेमिक है, तो मेडिसिन भी डायनेमिक ही होनी चाहिए। मटेरियल मेडिसिन यहाँ पे आपको उतना मदद नहीं कर पाएंगे। By the physician in any other way than by the spirit like dynamic alterative power of the serviceable medicine acting upon the spirit like vital force which pursue them through the medium of the sentient faculty of the nerves everywhere present in the organism। क्या कहते हैं कि अब इनको मदद भी डायनेमिक ही मिलनी चाहिए और वो कहीं से भी नर्व से उसको मदद मिल जाती है। जैसे ही फिजिशियन मेडिसिन देता है मरीज को, तो कहीं पे भी ऐसी जगह पे मेडिसिन होम्योपैथी ज्यादातर दी जाती है जहां पे नर्व एंडिंग्स ज्यादा हों, और इसीलिए हम उनको कहते हैं कि इसको चूसिए ग्लोब्यूल्स को, ठीक है। या तो अगर वाटर पोटेंसी में देते हैं तो थोड़ी देर पानी को मुंह में होल्ड करके रखिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसका कारण ये है नर्व्स हैं वो एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करती होंगी, ऐसा थॉट हो सकता है यहाँ पे हनीमैन का। और हम तो ऐसा कहते हैं कि नर्व्स से भी परे ऐसी एनर्जी की चैनल्स हैं जिनको आयुर्वेद में नाड़ी कहा गया, जो ना आर्टरी है, ना वेन्स है, ना कैपिलरी है, ना नर्व्स है। नाड़ी कैसी है? नाड़ी का मतलब होता है जहां पे एनर्जी का फ्लो होता है। मुख्य 3 नाड़ियां हैं, इडा, पिंगड़ा एंड सुषुम्ना, और इनमें से छोटी छोटी पेटा नाड़ियां निकलती हैं और उनका एनर्जी का फ्लो उनमें रहता है। सो यहाँ पे भले ही हनीमैन ने नर्व्स लिखा है, हनीमैन ने जब ये ऑर्गेनन लिखा तब वो यहाँ तक थे कि नर्व्स से इफेक्ट करती हैं, लेकिन हम जब तक होम्योपैथी को समझ रहे हैं और हनीमैन की दृष्टि को समझ रहे हैं, तो होम्योपैथी की मेडिसिन उन नर्व्स के द्वारा इफेक्ट करेंगी, क्योंकि नर्व्स के वो उन नाड़ियों के द्वारा इफेक्ट करेंगी, वो नर्व्स से भी डीपर है, नर्व्स से भी सूक्ष्म है। यहाँ पे हनीमैन क्या कहते हैं कि सूक्ष्म क्या है? वाइटल फोर्स सूक्ष्म है ना, प्राण शक्ति सूक्ष्म है, शरीर है, शरीर से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म प्राण है, जो प्राण शक्ति है। तो वो प्राण शक्ति इडा, पिंगड़ा एंड सुषुम्ना 3 नाड़ियों मेन है, और उनकी दूसरी पेटा नाड़ियां हैं, उनमें से प्राण शक्ति का फ्लो होता होगा। हम कोई थियोरी नहीं दे रहे हैं, ना ही हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं वो सच्चा है। एक बाजू हनीमैन ने वाइटल फोर्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, दूसरी बाजू हम वैदिक उपनिषद साहित्य का अभ्यास करते हैं तो वहां पे हमें इडा, पिंगड़ा, सुषुम्ना और अलग अलग प्राणों का वर्णन मिलता है। इन दोनों को अगर कनेक्ट किया जाए तो वो छोटी छोटी नाड़ियां हैं जिनमें एनर्जी का फ्लो होता है, और अगर प्राण शक्ति क्षीण होती है तो कहीं पे भी उस नाड़ी के अंदर ब्लॉक आता है और एनर्जी का फ्लो या तो वहां बढ़ जाता है या तो घट जाता है, कुछ होता है। सो हमारी मेडिसिन क्या करती है? उस नाड़ियों के द्वारा इफेक्ट करती होंगी। यहाँ पे नर्व्स का मतलब हनीमैन की दृष्टि में वो एनर्जी की नाड़ियां होती होंगी, ऐसा हमें लग रहा है। हनीमैन यहाँ नर्व्स का मतलब हम जिन नर्व्स की बात करते हैं चेता तंतु, उनसे नहीं होता होगा, क्योंकि हनीमैन ने सारी जगह बात की है डायनेमिक 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 ना। मेडिसिन कैसी है? डायनेमिक। वाइटल फोर्स कैसा है? डायनेमिक। मायाजम कैसा है? डायनेमिक। तो नर्व्स फिजिकल तो नहीं हो सकती, मटेरियल तो नहीं हो सकती, मालूम चल रहा है। अगर हनीमैन सब कुछ डायनेमिक कह रहे हैं, इतना कह रहे हैं कि उस डायनेमिक डिरेंजमेंट को दूर करने के लिए आपके पास मेडिसिन भी कैसा होना चाहिए? डायनेमिक होना चाहिए। तो उस मेडिसिन को इफेक्ट करने का रास्ता भी कैसा होना चाहिए? डायनेमिक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे नर्व्स का मतलब हमारी दृष्टि में हनीमैन कहना चाहते हैं कि वो जो सूक्ष्म एनर्जी की नाड़ियां हैं, जो ना छुई जा सकती हैं, ना देखी जा सकती हैं, ना सुनी जा सकती हैं, ना टेस्ट की जा सकती हैं, लेकिन वो हैं, उनके द्वारा हमारी मेडिसिन इफेक्ट करती होंगी। क्लियर? एवरीवेयर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, क्या कहते हैं? एवरीवेयर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, जो हर जगह है और जो जीवित है। हर सेल को जीवित कौन रखता है? कौन है जो सेल को जीवित रखता है? प्राण। हम जीवन को ही प्राण कहते हैं ना।
तो प्राण वहां पे कौन पहुंचाता होगा? प्राण शक्ति है, वो हर जगह पे प्राण पहुंचाती है। हमने एपोरिज्म 9 के अंदर देखा ना, इट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी। वो मटेरियल बॉडी के अंदर प्राण पूर्ति है, एक एक सेल के अंदर प्राण पूर्ति है। जिस सेल के अंदर प्राण शक्ति जाना बंद हो गई तो उस सेल का क्या होगा? डेथ, नेक्रोसिस। ठीक है, सूक्ष्म है प्राण, पहले प्राण बंद होगा, उसके बाद नर्व्स, ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ उसके बाद होगा, क्योंकि वो क्या है? मटेरियल है। और प्राण शक्ति क्या करती है? मटेरियल बॉडी को एनिमेट करती है। सो सूक्ष्म स्ट्रॉन्ग है जो मटेरियल बॉडी को एनिमेट करता है। प्राण शक्ति माने वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और वाइटल फोर्स की अपनी जो नाड़ियां हैं, जिनको हनीमैन यहाँ पे नर्व्स कह रहे हैं। अगर हनीमैन इतनी सब बातें डायनेमिक बताते हैं, उन्होंने लिखा नर्व्स ही है। हम आपको यही कह रहे हैं कि हनीमैन के एकदम नजीक जाके ऑर्गेनन पढ़ना है। हमें वो दृष्टि डेवलप करनी है कि जो दृष्टि से हनीमैन देख रहे हैं। अगर हनीमैन ऐसा कहते हैं कि वाइटल फोर्स डायनेमिक है जो पंच इंद्रियों से पर है, डिसीज फोर्स डायनेमिक है जो पंच इंद्रियों से पर है, मेडिसिन कैसी होनी चाहिए? डायनेमिक होनी चाहिए। तो फिर वो मेडिसिन एक्ट करेगी, वो रास्ता मटेरियल हो सकता है। हनीमैन कह सकते हैं कि वो रास्ता मटेरियल होना चाहिए। यहाँ पे भले ही नाउ लिखा है, उस टाइम पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी इतना कुछ डेवलप नहीं हुआ, सब कुछ इतना डिफरेंशिएट नहीं था। यहाँ पे नर्व्स का मतलब हनीमैन की दृष्टि में क्या होता है? कुछ ऐसी चैनल जिसके द्वारा प्राण शक्ति का वहन हो रहा है, मालूम चल रहा है, जिसके द्वारा एनर्जी सेल टू सेल फ्लो कर रही है, ऐसी जो एक चैनल है उसको हनीमैन यहाँ पे नर्व कहते हैं। क्लियर? सो एवरीवेयर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, वो चैनल हर जगह है, क्योंकि एक एक सेल तक प्राण शक्ति जाती है। और आप उपनिषद का अभ्यास करेंगे तो टोटल 72 करोड़ नाड़ियां हैं, ऐसा कहा जाता है शरीर के अंदर। और जब गांव के अंदर हम रहते हैं, तो जब गांव के अंदर किसी की डेथ नजदीक होती है ना, तो वो बूढ़े लोग आते हैं और वो बोल रहे हैं नाड़ी टूट रही है। वहां पे नाड़ी का मीन्स पल्स नहीं होता, वो इस एनर्जी फ्लो की बात करते हैं। और जब आपने अगर नेचुरल मृत्यु देखी हो बिना डिसीज की, तो उसके अंदर कैसे होता है? पहले व्यक्ति क्षीण होता जाता है, वृद्ध होता जाता है, धीरे धीरे उसकी काम करने की क्षमता घटती जाती है, उसका चलना फिरना घूमना घटता जाता है, धीरे धीरे फिर उसको दिखाई देना कम होने लगता है, सुनाई देना कम होने लगता है, पाचन कम होने लगता है। ये सब क्या सजेस्ट कर रहे हैं? प्राण शक्ति क्षीण हो रही है। और जो वो आधा घंटा डेथ का होता है, उस दौरान वो बोल भी नहीं पाता है, कुछ कर भी नहीं पाता है, मालूम चल रहा है। और धीरे धीरे वो डेथ की ओर प्रोग्रेस करता है। इसको बोलते हैं नाड़ियां टूट रही हैं। सब जगह का जो एनर्जी फ्लो हो रहा था, वो एनर्जी फ्लो बंद हो रहा है, तो वहां का कामकाज भी बंद हो रहा है। डिकेड उसके बाद शुरू होगा, मालूम चल रहा है। फिर आप अगर एफएमटी पढ़े हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन, तो अर्ली चेंजेस ऑफ द डेथ, लेट चेंजेस ऑफ द डेथ, वो सब बाद में होंगे। उसके पहले ये एनर्जी के फ्लो के अंदर चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म है वो स्थूल को एनिमेट करता है। सूक्ष्म स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए प्राण शक्ति स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी मेडिसिन अब कैसी होनी चाहिए? सूक्ष्म, डायनेमिक। और इसीलिए हनीमैन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है? कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन, पोटेंटाइजेशन, जहां पे हम क्या करते हैं? उस दवाई का डायनेमिक पावर बढ़ाते हैं। मालूम चल रहा है, हनीमैन को मटेरियल पावर से मतलब नहीं है। आप अगर आर्सेनिक एल्बम 30 या सल्फर 30 का केमिकल टेस्ट करेंगे, तो उसमें से आर्सेनिक या सल्फर का कोई भी केमिकल आपको नहीं मिलेगा। तो उसके अंदर क्या रह गया है? एनर्जी, डायनेमिक है। जो उसके अंदर आर्सेनिक को छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, सूंघा नहीं जा सकता है, टेस्ट नहीं किया जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है। आप अगर टेस्ट करते हैं तो स्पिरिट का ही आएगा, जो बेस है, व्हीकल है, मालूम चल रहा है। लेकिन आर्सेनिक या सल्फर का टेस्ट अलग नहीं है, उसका कलर अलग नहीं है, सब कुछ आपको सेम दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर जो मेडिसिन है वो कैसी है? डायनेमिक है।
क्लियर हो रहा है? अभी डायनेमिक के बारे में और समझना हो तो एफोरिज्म नंबर 9 का वीडियो है जो जीवन शक्ति, वो फिर से देख लीजिए एक बार, वहां पे हमने पूरा 1 घंटा डायनेमिक के ऊपर की चर्चा की है। तो यहाँ पे हनीमैन कह रहे हैं कि अगर राजा है, दुश्मन भी राजा है, तो मदद करने वाला भी राजा ही होना चाहिए। तीनों का कैटेगरी एक ही होना चाहिए। क्लियर? So that it is only by their dynamic action on the vital force that remedies are able to re-establish and do actually re-establish health and vital harmony। क्या कहते हैं? हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि मुझे जुकाम था और जुकाम बंद हो गया, मेरा जुकाम चला गया लेकिन मुझे अभी भी सुगंध नहीं आ रही है, इज इट क्योर? नो। डिसीज चला गया फिर भी क्योर नहीं है। मालूम चल रहा है? हम जो जिस कॉन्सेप्ट से डिसीज को समझते हैं कि जुकाम होना था, जुकाम चला गया मतलब क्योर हो गया, हनीमैन मना कर रहे हैं। हनीमैन कह रहे हैं वो क्योर नहीं है। क्योर कैसा होना चाहिए? एफोरिज्म नंबर 2 का व्याख्यान है, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन, रीएस्टैब्लिशमेंट, पहले जैसा था वैसा होना चाहिए। मालूम चल रहा है? पहले मुझे सुगंध आती थी तो मुझे उतनी ही आनी चाहिए, उसी को क्योर कहा जाता है। पहले मुझे नाक में से डिस्चार्ज नहीं होता था, अब भी नहीं होता है। पहले सिर दर्द नहीं होता था, अब भी नहीं होता है। पहले सिर हैवी नहीं लग रहा था, अब भी नहीं लग रहा है, तो क्योर है। अगर जुकाम चला गया, सुगंध आने लगी लेकिन सिर हैवी है तो वो क्योर नहीं है। हनीमैन मना कर रहे हैं, ये हनीमैन की दृष्टि है। हम जब तक हनीमैन के नजदीक जाकर देखते हैं तब तक हो सकता है हम गलत हैं तो आप हमें सुधारिए। हम कतई नहीं कर रहे हैं कि यही सत्य है, ये सत्य को देखने का एक पहलू मात्र है। क्लियर हो रहा है? अगर मुझे नी पेन था, मुझे कॉन्स्टिपेशन था, मुझे उल्टी जैसा हो रहा था, एसिडिटी हो गया था, और मुझे आपने देखा कि वो क्या करवाते हैं, वो अंदर डाल के एंडोस्कोपी, उसके अंदर गैस्ट्रिक अल्सर भी आया। अब आपने 3 महीने का ट्रीटमेंट दिया, दोबारा वो करवाया, गैस्ट्रिक अल्सर नहीं है लेकिन मुझे अभी भी कब्ज है, इज इट क्योर? लेकिन कुछ लोग तो बोल देंगे ना गैस्ट्रिक अल्सर क्योर्ड बाय माय मेडिसिन। हनीमैन कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर रोग नहीं है। रोग क्या है? विकारग्रस्त प्राण शक्ति के द्वारा उत्पन्न किए हुए अनकॉमन सिम्टम। उसमें कॉन्स्टिपेशन भी है, नी पेन भी है, जॉइंट पेन भी है, सब कुछ कॉम्बाइन टोटालिटी है, पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज है, उसे रोग कहा जा सकता है। उसको आप नाम कुछ भी दे दें। हनीमैन की नजर में कैंसर या डायबिटीज या जॉइंट पेन या आर्थराइटिस रोग नहीं है, और वो पूरे का पूरा टोटालिटी चला जाना चाहिए। और पेशेंट का क्या होना चाहिए? वाइटल हार्मनी, फिर से सब कुछ अपने आप होने लगता है, और तब पेशेंट को अंदर से क्या आता है? आनंद आता है, आवे छे, मजा आवे छे। એટલે તો આપણે પૂછીએ છીએ ને કેમ છો, कैसे हैं, मजा में। मालूम चला? ऐसे ही हमने ऐसा नहीं बनाया है केम छो कि कैसे हैं पूछने का। मजा है उसका मतलब क्या है? मुझे कोई डिसीज नहीं है, सब कुछ हार्मनी में है, तभी मजा। मालूम चल रहा है? अपनी संस्कृति कितनी डेवलप्ड है कि सिर्फ सामने मिले तो आपने पूछा कैसे हैं और सामने वाले ने बोला मजा, तो उसमें सब कुछ आ जाता है कि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब कुछ वेल है, तभी जाके सब हार्मनी में है, और हार्मनी में है तो अंदर से आनंद आता है। Health and vital harmony. After the changes in the health of the patient cognizable by our senses, the totality of the symptom. अब क्या होता है? क्या होता है कि प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति माने वाइटल फोर्स, वो क्या करती है? सब कुछ हार्मनी में है। यूरिन नॉर्मल, स्टूल नॉर्मल, भूख नॉर्मल, टेस्ट नॉर्मल, विचार नॉर्मल, इमोशन नॉर्मल, सब कुछ अच्छा है और अंदर से मजा ही मजा आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ विकार आए, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस या कुछ भी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अनैतिक, अधर्मिक कुछ भी आया जो प्राण शक्ति को, वाइटल फोर्स को डिरेंज करेगा। मतलब डिरेंज हुई, मजा चला गया, हार्मनी चली गई। डॉक्टर साहब मुझे है ना 4 दिनों से खांसी बहुत हो रही है और बलगम निकलने लगता है, पहले नहीं निकल रहा था, अब निकल रहा है। इसका मतलब ये चेंज हुआ ना। और कैसा चेंज? कॉग्निजिबल, हम उसको देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। कॉग्निजिबल का मतलब क्या है? परसीव करना।
तो साहब पहले मुझे है ना गुस्सा नहीं आता था, जब से मेरा बिजनेस लॉस हो गया ना उसके बाद मैं इतनी इतनी बातों पे चिढ़ जाता हूँ। व्हाट इज दिस? कॉग्निजिबल ना, हम उसको परसीव कर सकते हैं, मालूम चल रहा है। तो साहब पहले मुझे रोना नहीं आता था, अब तो मैं बात बात पे रोने लगती हूँ जब से उनकी डेथ हो गई है। इट इज कॉग्निजिबल चेंज। वो मेंटल लेवल के ऊपर भी हो सकता है, इमोशनल लेवल के ऊपर भी हो सकता है, फिजिकल लेवल के ऊपर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। डॉक्टर साहब पहले है ना मैं 10 किलोमीटर चल सकता था, मुझे कुछ नहीं होता था। जब से मैं गिर गया हूँ ना उसके बाद मैं 1 किलोमीटर चलता हूँ ना तो मेरा नी पेन करने लगता है। मतलब कॉग्निजिबल चेंज जिसको हम परसीव कर सकते हैं, और जो जो चेंजेस आए हैं उन सबको परसीव करके जो बनाया उसको क्या करते हैं? टोटालिटी ऑफ द सिम्टम। मालूम चल रहा है। और टोटालिटी ऑफ सिम्टम क्या है? डिसीज। वही डिसीज है। इट कैन बी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा साइकोसिस, सिफिलिस, सोरा साइकोसिस, सोरा सिफिलिस, सोरा साइकोसिस, सिफिलिस, इंडिविजुअल और मिक्स, लेकिन इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट विकार मायाजम फ्रॉम वाइटल फोर्स, प्राण शक्ति के द्वारा। और हम उससे कहां से? कॉग्निजिबल बाय आवर सेंसेस। सेंस का मतलब क्या? यस, सेंसेस मतलब 5 इंद्रियां एवं छठा मन, इनके द्वारा हम उसको देख सकते हैं। मन को अंतःचक्षु भी कहा जाता है कई बार। अवर सेंसेस, एंड इसीलिए कहा गया ना कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? यस, जो होना चाहिए वो है, तो कॉमन सेंस मतलब वो इतना कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों में होता है। तो जो होना चाहिए वो है, इसका मतलब कुछ नहीं है ना। देयर इज नो डिसीज, जो होना चाहिए वही है। अगर जो होना चाहिए उसके सिवा और कुछ है, मतलब देयर इज चेंज, एंड चेंज इज सिम्टम, एंड उस सिम्टम का टोटालिटी बनाइए। सो यहाँ पे हनीमैन एक और कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं कि होम्योपैथिक फिजिशियन के अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए, और हमें पूरी जिंदगी यही काम करना है कि इस परिस्थिति में क्या कॉमन है, क्या अनकॉमन है। डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा आ जाता है। अब परसों की बात है, मैं बाजार में से निकल रहा था और कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। एंगर, इरिटेबल इजीली ले लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए ना। नहीं, हमें तो सिखाया था कि जो भी अनकॉमन है वो ले लीजिए। अब कॉमन और अनकॉमन और चेंजेस ये परिस्थिति और समय के मुताबिक बदलता रहेगा, मालूम चल रहा है। डॉक्टर साहब कल मेरी बीबी ने है ना खाना बनाया और खाने के अंदर एक बाल आ गया, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने थाली उठा के उसको मार दी। गुस्सा दोनों परिस्थिति में आया है, लेकिन एक गुस्सा कॉमन है, एक गुस्सा अनकॉमन है। जो कॉमन है वही धर्म है, जो अनकॉमन है वह अधर्म है। जटायु का नाम जानते हैं? कौन थे? यस, रामायण के अंदर आते हैं ना। जटायु महाराज की जिंदगी का एक ही पुण्य था, गुस्सा करने योग्य बात के ऊपर उन्होंने गुस्सा किया। उनको मालूम था ये दशानंद रावण है, इसके सामने मैं जीतने वाला नहीं हूं, लेकिन अगर ये एक नारी का अपहरण करके जाता है तो मुझे गुस्सा आना चाहिए। उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया और वीर गति प्राप्त की, मोक्ष मिला। पितामह भीष्म का नाम सुना है? पूरे जीवन की एक ही गलती, गुस्सा आना चाहिए तब गुस्सा नहीं किया, वो धर्म। सो गुस्सा धर्म और अधर्म नहीं हो सकता है, परिस्थिति के मुताबिक उसको हमें देखना पड़ता है कि परिस्थिति कौन सी है। अब कोई किसान है और वो आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे है ना मीठा बहुत अच्छा लगता है, लड्डू खाता हूँ मैं हर रोज है ना क्या करता हूँ कि मेरे को बैल जोतने पड़ते हैं, तो मैं घर से बाजरे का रोटला, कांदा और एक लड्डू और छाछ लेके चला जाता हूँ, मुझे लड्डू बहुत पसंद है। इट इज स्वीट डिजायर और नॉट? किसान है, ठीक है, हर रोज बैल जोतता है, उसका फिजिकल वर्क ही इतना है कि उसकी आवश्यकता है, उसको मीठा घी वाला फैट वाला चाहिए, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो वहां पे इस स्वीट डिजायर को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन मैं हूं जो पूरा दिन बैठने के सिवाय कोई काम ही नहीं करता है, डॉक्टर साहब खाने के बाद कुछ मीठा तो चाहिए, कुछ नहीं तो छेले लास्ट में है ना मैं शक्कर खा लेता हूँ, लेकिन मुझे मीठा तो चाहिए। इट इज कॉमन और अनकॉमन?
मालूम चल रहा है? स्वीट डिजायर दोनों में है, लेकिन हमारा प्रिस्क्रिप्शन कौन से स्वीट डिजायर, कौन से केस में स्वीट डिजायर के ऊपर होना चाहिए और कौन से केस में नहीं होना चाहिए, मालूम चल रहा है? हमने पहला दिखाया वो मेंटल जनरल के ऊपर कॉमन और अनकॉमन था, ये फिजिकल जनरल के ऊपर कॉमन और अनकॉमन था। अब हम आगे देखते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे है ना नी पेन हो रहा है और मुझे ये चलने से है ना बढ़ जाता है, इट इज कॉमन और अनकॉमन? स्टीफनेस और चलने से नी पेन बढ़ जाना, तो यहाँ पे हम इसको क्या लेंगे? कॉमन, ये तो होता है ना। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा नी पेन है और मुझे डांस करने से अच्छा लगता है, अनकॉमन हुआ, तो ये पर्टिकुलर के तौर पे अनकॉमन हुआ, मालूम चल रहा है? सो हनीमैन यहाँ क्या कहते हैं कि जो चेंजेस आएंगे वो कॉग्निजिबल बाय आवर सेंसेस, हमारे सेंस से हमें डिसाइड करना है कि ये कॉमन है कि अनकॉमन है, मालूम चल रहा है? चेंजेस तो आएंगे, लेकिन उन चेंजेस में कॉमन और अनकॉमन सेंसेस के द्वारा हमें परसीव करना है। वो जो चेंज है वो हमें परसीव करने हैं कि क्या क्या चेंज आए और उनका टोटालिटी बनाया, उसको क्या कहते हैं? टोटालिटी ऑफ सिम्टम हैव रिवीलेबल दैट डिसीज to the carefully observing and investigating physician as fully as was requisite in order to enable him to cure it। मतलब फिजिशियन कैसा होना चाहिए? ऑब्जर्विंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग, थोड़ी छोटी छोटी बातों को वो नोट कर पाए, ऐसा फिजिशियन होना चाहिए, छोटे छोटे चेंजेस को नोट कर पाए और उसको जो भी मिलेगा वो क्या है? जिसको उसको क्योर करना है, वो डिसीज है। जितने भी 10, 12, 15, 5, 25 सिम्टम मिले आपको, वो क्या है? वो डिसीज इटसेल्फ है, वो है जिसको क्योर करना है। और उसके सामने क्योर करने के लिए क्या चाहिए? राजा के सामने लड़ने के लिए राजा चाहिए, तो डायनेमिक के सामने उसको मेडिसिन सिमिलिमम करके कैसे फॉर्म में देनी चाहिए? डायनेमिक फॉर्म में। क्लियर? तो हनीमैन यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमाइजेशन समझाते हैं। जो हम देखते हैं कि हमारी मेडिसिन 30, 200, 1M, 0/1 ऐसी पोटेंसीज में आती हैं, तो उन पोटेंसीज का मतलब क्या है कि उनमें किसी भी तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता है कि इसमें ये मेडिसिन है, क्योंकि वो मेडिसिन डायनेमिक फॉर्म में है, और तब जाके हमें अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। हमें रिजल्ट मिलते हैं इटसेल्फ अ प्रूफ कि मेडिसिन है, अच्छा हो जाता है इटसेल्फ अ प्रूफ कि मेडिसिन है, तभी वर्क किया ना। मेडिसिन नहीं होगी तो वर्क ही कैसे करेगा? तो हनीमैन हमें समझाते हैं, अगर एपोरिज्म 15 के अंदर हमने क्या समझा कि देयर इज डायनेमिक कॉज ऑफ द डिसीज, अगर वाइटल फोर्स डायनेमिक है तो डिसीज भी डायनेमिक है। एपोरिज्म 16 के अंदर हनीमैन हमें क्या कहते हैं कि वाइटल फोर्स डायनेमिक है, डिसीज डायनेमिक है, तो मेडिसिन भी डायनेमिक ही होनी चाहिए। क्लियर? समझ गए? डायनेमिक हमने बात कर ली, वाइटल फोर्स, स्पिरिट लाइक, हेल्दी, सब कुछ हम आगे बात कर चुके हैं। आगे के व्याख्यान बार बार देखिए। ऑर्गेनिज्म, हार्मोनियस, लाइफ, मॉर्बिड, सब कुछ आगे आ चुका है। डिसीज, फिजिशियन, फिजिशियन के लिए एपोरिज्म 1 देखिए। मेडिसिन, परसीव्ड, टोटालिटी के लिए एपोरिज्म नंबर 8 का व्याख्यान उपलब्ध है, उसमें आप टोटालिटी देख सकते हैं। कॉग्निजिबल हमने बात कर ली। नर्व्स यहाँ पे दिया गया है, वन ऑफ द लॉन्ग थिन थ्रेड इन योर बॉडी दैट कैरी फीलिंग और द मैसेज टू एंड फ्रॉम योर ब्रेन। मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली तंत्रिका, इसको नर्व कहा जाता है, और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली तंत्रिका। हनीमैन यहाँ नर्व्स का मतलब हमारी नर्व्स से नहीं कर रहे हैं, मालूम चल रहा है? हनीमैन के लिए नर्व्स का मतलब क्या है? जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है वो। क्लियर? रेमेडीज, सेंसेस टू एबिलिटी टू थिंक और एक्ट इन रिजोनेबल और सेंसिबल वे, गुड जजमेंट, विचार पूर्वक या समझदारी से सोचने या करने की क्षमता। सो हमें हर केस में समझदारी पूर्वक सोचना है कि क्या अनकॉमन है क्या कॉमन है। पेशेंट बोलता है मुझे गुस्सा आ गया, तो उसको तुरंत एंगर इजीली नहीं ले लेना है, मालूम चल रहा है? उस परिस्थिति को समझना है और उस सापेक्ष परिस्थिति के अंदर क्या अनकॉमन है, वो डिसीज है, मालूम चल रहा है? डॉक्टर साहब मेरे पापा की डेथ हो गई ना, फिर भी मुझे रोना नहीं आया, इट इज कॉमन और अनकॉमन? अनकॉमन ना। डॉक्टर साहब मुझे कोई इतना भी कह देना तो भी मुझे रोना आ जाता है, इट इज कॉमन और अनकॉमन?
अनकॉमन। मालूम चल रहा है? तो हमें वो देखना है, उसको चेंज कहा जाता है। और चेंज किसकी सापेक्ष में देखेंगे हम? इसके लिए हमें कॉमन सब पता होना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। किडनी के अंदर स्टोन होना कॉमन या अनकॉमन? वैसे तो किडनी के अंदर यूरिन होना चाहिए, लेकिन स्टोन है तो अनकॉमन ना। लेकिन आपने एनाटॉमी पढ़ा है तब आपको मालूम है कि इट इज अनकॉमन, कि किडनी के अंदर स्टोन नहीं होना चाहिए। मालूम चल रहा है? इस यहाँ गैंग्लियन होना रिस्ट के ऊपर, कॉमन अनकॉमन? आपने एनाटॉमी पढ़ा है ना, नहीं होना चाहिए, मगर है तो अनकॉमन। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? कान में से डिस्चार्ज निकलता है, इट इज कॉमन अनकॉमन? नहीं निकलना चाहिए। आपने फिजियोलॉजी पढ़ा है, इट इज नॉट कॉमन डिस्चार्ज। लेकिन पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस आना चाहिए, कॉमन अनकॉमन? क्यों? आपने फिजियोलॉजी पढ़ा है। इसी तरीके से साइकोलॉजी, इसी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर। आप जब वो पढ़ लें उसके बाद माइंड लेना। आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज कॉमन, व्हाट इज चेंज। कॉमन और अनकॉमन किसके सापेक्ष में है? ह्यूमन के सापेक्ष में। मानवी के लिए, मनुष्य के लिए क्या कॉमन होना चाहिए? जो कॉमन होना चाहिए वो धर्म है। मालूम चल रहा है? पापा की डेथ हो गई तो रोना आना चाहिए, वो धर्म है। क्लियर हो रहा है? किसी नारी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो गुस्सा आना चाहिए, धर्म है। क्लियर हो रहा है? तो जो कॉमन कॉमन है वो धर्म है, जो अनकॉमन है वो अधर्म है, और वो जो अधर्म है वो विकार है, जो विकार है वो मायाजम है, और उसके जो सिम्टम है उसका टोटालिटी बनाइए, और टोटालिटी बना के मेडिसिन देना है। क्लियर? लेकिन डिसाइड कौन करेगा कि इट इज कॉमन और अनकॉमन, इट इज चेंज और नॉट चेंज? फिजिशियन। सो फिजिशियन की सेंसेस गुड होनी चाहिए। फिजिशियन शुड बी कीन ऑब्जर्वर। फिजिकल हम लेने को आपको क्यों बोलते हैं कि साइड अफिनिटी, हर बार डॉक्टर साहब मुझे राइट साइडेड रिस्ट के ऊपर ही गैंग्लियन होता है, इट इज कॉमन और अनकॉमन? अनकॉमन ना, वो दिखता है ना। हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा है तो आराम से कॉमन अनकॉमन दिखता है। तो हम आपको इसीलिए कहते हैं कि इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस के अंदर मेंटल को, इमोशनल को ज्यादा मत छूइए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है व्हाट इज कॉमन, व्हाट इज अनकॉमन। और दूसरा, आजकल मास्किंग, हाइडिंग बहुत है। आपको कैसे मालूम होगा कि पेशेंट हमें सच्ची इंफॉर्मेशन देता है कि गलत इंफॉर्मेशन देता है? और गलत इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर किया हुआ प्रिस्क्रिप्शन हमेशा कैसा रहेगा? गलत। तो रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, और आपको लगेगा कि होम्योपैथी से रिजल्ट नहीं। हर रोज पेट के अंदर एसिड आता है लेकिन बर्निंग होता है, लेकिन अब हो रहा है, इट इज कॉमन और अनकॉमन? तो उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन किया जा सकता है। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? हनीमैन क्या कहना चाहते हैं? तो जरूरी नहीं है कि हर बार मेंटल लेना चाहिए तो ही प्रिस्क्रिप्शन हो। हनीमैन क्या कहते हैं? समझदारी से अनकॉमन सिम्टम लो। वो फिजिकल पर्टिकुलर भी हो सकते हैं, फिजिकल जर्नल भी हो सकते हैं, मेंटल जर्नल भी हो सकते हैं। और फिर जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं होम्योपैथी के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ डायथीसिस। व्हाट इज डायथीसिस? prone to develop certain type of disease। ठीक है? तो किसी व्यक्ति को एक ही तरह के डिसीज होना, इट इज कॉमन और अनकॉमन? अनकॉमन ना। तो डायथीसिस इटसेल्फ ऑफ वन इंडिकेशन। मालूम चल रहा है? अगर आपको डायथीसिस का नॉलेज है और आप पेशेंट का डायथीसिस मालूम कर पाते हैं तो डायथीसिस इज वन इंडिकेशन। वो आपको मेडिसिन सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा। टोटालिटी के अंदर आप ले सकते हैं ट्यूबरकुलर डायथीसिस, क्योंकि पेशेंट को बार बार ट्यूबरकुलर पैथोलॉजी होती है, इसीलिए। तो जितने भी बार के कॉन्सेप्ट आए होम्योपैथी के अंदर वो सब इसी के ऊपर आए हैं। जो जो अनकॉमन है उसके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। क्लियर? मालूम चल गया होम्योपैथी में हनीमैन एपोरिज्म नंबर 16 के अंदर क्या कहना चाहते हैं? क्लियर? कोई प्रश्न? रिक्विसाइड्स नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर प्रयोजन। क्योर करने के लिए जितना आवश्यक है उतने सिम्टम हमें कहां से मिलेंगे? टोटालिटी। वही है ना, क्योर में करने के लिए जितने आवश्यक है उतने सिम्टम, वो है टोटालिटी। क्योर
टू मेक समबडी हेल्दी अगेन आफ्टर एन इलनेस, रोग मुक्त करके पुनः स्वस्थ कर देना। मालूम चल रहा है, सिर्फ रोग मुक्त करना नहीं, रोग मुक्त करके पुनः स्वस्थ करना, सब कुछ हारमोनी में करना। आनंद भयो, सब कुछ अच्छा होगा तो आनंद आएगा। केम छो? मजा, वो मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। क्लियर? जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं है, लेकिन अनुभव के माध्यम से सीखना है। हमारा ऑर्गेनन का जितना अनुभव है वो हम आपके साथ बांट रहे हैं। हम गलत हो सकते हैं, आप हमें सुधारिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे के पूरे व्याख्यान देखें, और अगर आप व्याख्यान पूरा देखते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। जय होम्योपैथी।